दोस्तों, ग्रीन टीवी पर वक्त हो गया है देश दुनिया की कुछ खबरों का और इसी के साथ आप सबकी दोस्त मैं अंशु कुमार एक बार फिर से मुखातिब हो रही हूं आपके आसपास की कुछ हलचलों के साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी खबरें जो आपके जीवन से सरोकार रखती है। तो देर किस बात की, बिना एक मिनट जाया किए आइए पलटते हैं देश डायरी के पन्नों को और जानते हैं क्या है खास। सऊदी अरब के बाद भारतीय बासमती चावल के दूसरे सबसे बड़े खरीदार ईरान ने भारत से बासमती चावल की खरीद बढ़ा दी है। आइए एक नजर डालते हैं बासमती चावल के खरीद आंकड़ों पर। बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार ईरान ने भारत से बासमती चावल की खरीद बढ़ा दी है। वित्त साल 2016-17 के पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर में ईरान ने भारत से 4.49 लाख टन चावल की खरीद की है। और अगर बात करें वित्त साल 2015-16 की, तो इस दौरान ईरान ने 6.95 लाख टन चावल की खरीद की थी। एक अहम संरक्षणवादी कदम उठाते हुए सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से आयातित जूट के सामान पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। ये शुल्क 543.96 रुपए से 23,798.43 रुपए प्रति टन के बीच होगा, जो बांग्लादेश और नेपाल से भारत आने वाले जूट के विभिन्न उत्पादों पर लगेगा। देश की सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से आयातित जूट के सामान पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। इस डंपिंग रोधी शुल्क की अधिसूचना केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी की, क्योंकि जूट उत्पादों की डंपिंग से इन उत्पादों की घरेलू कीमतें घटती जा रही थी। डंपिंग की वजह से घरेलू जूट उद्योगों का प्रदर्शन, निवेश पर लाभ का प्रतिफल और नकदी प्रवाह के लिहाज से बिगड़ता जा रहा था। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक डंपिंग रोधी शुल्क 5 साल तक लागू रहेगा, बशर्ते कि इसे बदला या वापस न लिया जाए। इस शुल्क की अदायगी भारतीय रुपए में करनी होगी। इस शुल्क के दायरे में जूट उत्पादों की जो श्रेणियां आएंगी, उनमें जूट, धागा, बोरियां, सुतली और टाट शामिल हैं। इस साल देश में सरसों की खेती में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है। जी हां, मौसम अनुकूल होने की वजह से सरसों की बम्पर पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने लगाया है। देश में सरसों की खेती में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5 जनवरी तक देश में करीब 70 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती दर्ज की गई है। अगर बात करें देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान की, तो यहां 5 जनवरी तक 27.98 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती दर्ज की गई है। इसमें 2.36 लाख हेक्टेयर तारामीरा की फसल भी शामिल है। दूसरे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 11.85 लाख हेक्टेयर, तीसरे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में 7.09 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 5.37 लाख हेक्टेयर और पश्चिम बंगाल में 4.66 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की गई है। गुजरात में इस साल मूंगफली का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी वजह से भाव पर दबाव की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन सरकार ने किसानों की मदद के लिए समर्थन मूल्य और बोनस देकर मूंगफली की खरीद शुरू की है। देश के सबसे बड़े मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल मूंगफली के बम्पर उत्पादन को देखते हुए सरकारी एजेंसियों की ओर से मूंगफली खरीद को बढ़ाया जा रहा है। गुजरात में किसानों से मूंगफली खरीद में लगी केंद्रीय एजेंसी नेफेड ने किसानों से बड़ी मात्रा में मूंगफली की खरीद की है। नेफेड के मुताबिक 9 जनवरी तक राज्य में एजेंसी की ओर से 1,49,336 टन मूंगफली की खरीद की जा चुकी है और ये खरीद सरकार की ओर से तय किए गए समर्थन मूल्य पर 100 रुपए का बोनस देकर की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी साल 2016-17 में 7.1% की दर से विकास दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। यह अनुमान सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जारी किए हैं।
जीडीपी 2016-17 में 7.1% की दर से विकास दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के मुताबिक इस आंकड़े में नोटबंदी का असर शामिल नहीं है, क्योंकि विकास का ये आंकड़ा 2016-17 के पहले 7 महीनों के विकास क्रम पर आधारित है। 2016-17 वित्तीय साल के पहले 7 महीने यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक के विकास क्रम पर आधारित है। यानी 2016-17 की अनुमानित विकास दर 7.1% नोटबंदी के तमाम असरों से पहले की है। नोटबंदी के बाद तो निश्चित तौर पर इस दर में कमी की आशंका है, क्योंकि नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियों में रुकावट दर्ज की गई है। 2016-17 की अनुमानित विकास दर 7.1%, 2015-16 की विकास दर 7.6% के मुकाबले 0.50 बिंदु कम है। नोटबंदी के असरों को शामिल किए बगैर तमाम क्षेत्रों में अलग अलग विकास दर का अनुमान है। अगर बात करें कृषि क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में 2016-17 में कृषि की विकास दर 4.1% अनुमानित है। 2015-16 में कृषि की विकास दर 1.2% रही। पिछले साल के मुकाबले कृषि विकास दर की 3 गुनी से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। पिछले साल के मुकाबले कृषि विकास की दर इस साल 3 गुनी से भी ज्यादा होने का अनुमान है। दुनिया भर में जीव जंतुओं पर भी जुल्म की दास्तां कोई नई नहीं है। जी हां, विलुप्त होते कई जीव जंतु तस्करों की तस्करी का शिकार बनते जा रहे हैं। आगे की खबर आइए जानते हैं। तस्करों की तस्करी का जरिया देखकर आप सन्न रह जाएंगे। देखिए कैसे विलुप्त होते पक्षियों को पानी की संकरी बोतलों में डालकर तस्करी की जाती है। ये बात इंडोनेशिया की है, जहां विलुप्त होते पक्षियों को तस्कर प्लास्टिक की बोतलों में जिंदा रखते हैं और इनकी तस्करी करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं येलो क्रेस्टेड कॉकैटूज पक्षी की। ये विलुप्त प्रजाति का पक्षी है जो टिमोर और इंडोनेशिया के कई द्वीपों पर पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के बाजार में इस पक्षी की कीमत 63,000 रुपए है, जिसे बोतल में ठूंस कर दूसरे देशों तक भेजा जाता है। ये पक्षी इन बोतलों में जिंदा रहते हैं और उनकी आंखें किसी तरह बोतलों के मुहाने पर रहती हैं। भारत से मसालों के निर्यात में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर बात करें पिछले वित्तीय वर्ष की, तो इस दौरान इसी अवधि में देश से कुल 7,892.65 करोड़ रुपए के मसालों का निर्यात किया गया था। जायफल, जावित्री, जीरा और लहसुन की लदान में भारी वृद्धि होने से भारत में मसालों के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में 5% की वृद्धि। मसालों का निर्यात 8,415.97 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। घरेलू बाजार में प्रसंस्कृत काजू यानी ब्रांडेड काजू की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसकी वजह है कि कई प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों के बंद होने से बाजार में इनकी आपूर्ति कम हो गई है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 20 सालों के दौरान देश में किसानों की आत्महत्या की खबरें इस बात पर जोर देती है कि देश में खेती के हालात बहुत खराब है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने किसानों की आत्महत्या से संबंधित अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1995 से 1996 के बीच पिछले 21 सालों के दौरान देश भर में 3,18,528 किसानों ने आत्महत्या की है। देश में किसान आत्महत्या काफी तेजी से बढ़ रही है। देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। यहाँ 2015 में 4,291 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि 2014 में 4,004 किसानों ने आत्महत्या की थी। इसके बाद आता है नंबर कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का।
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 21 सालों में जितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, उनमें से करीब 87% किसान इन्हीं 7 राज्यों के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम और गोवा में किसानों की खुदकुशी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। रिपोर्ट में एक और विचार करने की बात उभर कर आई है, वो ये कि कुछ राज्यों में किसानों के अलावा खेतीहर मजदूरों के भी खुदकुशी करने के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में 7, तमिलनाडु में 604, झारखंड में 21 और मध्य प्रदेश में 709 खेतीहर मजदूरों की आत्महत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए परिवर्तन के चलते किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर रबी की फसलों पर पड़ रहा है। ठंड कम होने से मध्य प्रदेश में चने और सब्जियों की फसलों पर इल्ली का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम में आए बदलाव को गेहूं की फसल के लिए अच्छा माना जा रहा है। फसलों को बचाने के लिए यहां के कुछ किसानों ने दवाई का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। किसानों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में मौसम में जो बदलाव आया है, उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। घर में 4 चांद लगाने में बागवानी की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि सुंदरता के साथ साथ इसके कई फायदे भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये किसी किसान की तकदीर बदल देगी? नहीं ना। तो आपको आज हम एक ऐसे ही किसान के बारे में बताते हैं जिसने बागवानी को अपनी आमदनी का जरिया बना लिया है। उत्तर प्रदेश के एक किसान ने किसानी छोड़ बागवानी करके अपनी तकदीर बदल ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तदवारी गांव के किसान बृजमोहन द्विवेदी की। इनके पास खेत का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फसलों की पर्याप्त पैदावार न होने से किसानी उनके लिए घाटे का सौदा बन गई, जिसके बाद इनको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इस कहावत को इस किसान ने सही साबित कर दिखाया है। इस युवा किसान ने किसानी से उबरने के लिए बागवानी शुरू कर दी है। इन्होंने अपने 4 बीघे खेत में आंवला, अमरूद और नींबू के पौधे लगाए। किसान बृजमोहन द्विवेदी का कहना है कि अब उन्हें बागवानी में सालाना लगभग 3 लाख रुपए की कमाई हो रही है। इससे पहले उन्हें फसलों में महज 30 या 40 हजार रुपए ही मिल पाते थे। अब बागवानी से उन्हें खेती का एक बेहतर जरिया मिल गया है। घरेलू बाजार में प्रसंस्कृत काजू यानी ब्रांडेड काजू की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसकी वजह है कि कई प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों के बंद होने से बाजार में इनकी आपूर्ति कम हो गई है। घरेलू बाजार में काजू की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। देखा जाए तो भारत काजू का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नोटबंदी के बाद देश में काजू की बिक्री में तेज गिरावट देखने को मिली है। इसकी कीमतों में इस दौरान करीब 20% तक गिरावट दर्ज की गई थी। अगर बात करें दिवाली की, तो इस दौरान काजू की कीमतें सालाना आधार पर 30% बढ़कर 800 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश की किल्लत, इम्पोर्टेड रॉ नट्स की ऊंची कीमतों और देश के घटते दाम के कारण कई फैक्ट्रियों को अपनी प्रोसेसिंग बंद करनी पड़ी। क्लीन एंड ग्रीन मिशन ने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए निःशुल्क जैविक खाद का वितरण शुरू किया है। जल्द ही 250 ग्राम के पैकेट तैयार कर लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गायों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण है। हरियाणा के गुरुग्राम में क्लीन एंड ग्रीन मिशन ने एक पहल शुरू की है और वो है फ्री में जैविक खाद का वितरण। इस शहर को हरा भरा बनाने के लिए कई संगठनों ने हाथ मिलाया है। इन्हीं में से एक संगठन क्लीन एंड ग्रीन मिशन है। ये संगठन लोगों से पौधे लगवाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प दिलवाता है। जी हाँ, संगठन की इस पहल से वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में लोगों को काफी मदद मिली है। क्लीन एंड ग्रीन मिशन ने शहर की कुछ गौशालाओं में अपने स्तर पर जैविक खाद तैयार करने की योजना बनाई है, जिसके तहत खाद तैयार करके फिर उसे घर घर पहुंचाया जाएगा। न केवल गाय के गोबर का बल्कि मूत्र का भी बेहतर इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पाम ऑयल के निर्यात के बारे में। भारतीय पोल्ट्री उद्योग को बड़ा झटका लगा है क्योंकि देश के पोल्ट्री उत्पादों के दूसरे बड़े आयातक सऊदी अरब ने भारत से पोल्ट्री आयात पर रोक लगा दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में इंडोनेशिया के बाद पाम ऑयल के दूसरे बड़े उत्पादक देश मलेशिया से दिसंबर के दौरान पाम ऑयल के निर्यात में गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से पाम ऑयल के भाव पर कुछ दबाव आ सकता है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर के दौरान मलेशिया से पाम ऑयल के निर्यात में 5.7% की गिरावट दर्ज की गई है। इंटरटेक टेस्टिंग सर्विसेज के मुताबिक दिसंबर के दौरान मलेशिया से 10,86,535 टन पाम ऑयल का निर्यात हुआ है, जबकि सितंबर के दौरान 11,52,535 टन पाम ऑयल का निर्यात दर्ज किया गया था। निर्यात को लेकर मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़े अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे। मलेशिया से पाम ऑयल के निर्यात में आई कमी से इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के दौरान चीन और भारत में इसकी मांग घटी है। मांग कम होने के कारण आने वाले दिनों में इसके भाव पर दबाव की संभावना बढ़ी है। भारतीय पोल्ट्री उद्योग को बड़ा झटका लगा है क्योंकि देश के पोल्ट्री उत्पादों के दूसरे बड़े आयातक सऊदी अरब ने भारत से पोल्ट्री आयात पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब ने मुर्गियों, अंडों और चूजों के निर्यात पर रोक लगाई है। रोक की वजह बर्ड फ्लू को बताया जा रहा है। सऊदी अरब भारतीय पोल्ट्री उत्पादों का बड़ा खरीदार है। वित्त वर्ष 2015-16 में सऊदी अरब भारत के पोल्ट्री उत्पादों का दूसरा बड़ा आयातक रहा है। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान सऊदी अरब ने भारत से करीब 95.64 करोड़ रुपए की पोल्ट्री उत्पादों का आयात किया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2016 के दौरान सऊदी अरब ने भारत से 22.72 करोड़ पोल्ट्री के उत्पादों का आयात किया है। जौ की कीमतें आसमान पर होने की वजह से इस साल जहां आयात में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं किसानों ने देश भर में जौ की खेती को बढ़ाया है। कारोबारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर अगले हफ्ते ही करीब 60,000 टन विदेशी जौ के पहुंचने का अनुमान है। ये खरीद फ्रांस से की गई है। हाजिर बाजार में इस समय जौ का भाव 18,500 रुपए प्रति क्विंटल के करीब है। घरेलू भाव ज्यादा होने की वजह से आयातक विदेशों से जौ की खरीद कर रहे हैं। आयात होने वाले 60,000 टन जौ में से 30,000 टन जौ हरियाणा की बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया का है, जबकि 20,000 टन जयपुर की रुद्रा इंटरप्राइजेज का है। इसके अलावा 10,000 टन गुरुग्राम की द माल्ट कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। इस साल जौ का भाव ज्यादा होने की वजह से देश में जौ की बुआई में भी जोरदार इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जौ का रकबा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक 28 दिसंबर तक देश में 7.90 लाख हेक्टेयर में जौ की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश में 6.97 लाख हेक्टेयर में ही जौ की फसल लगाई गई थी। साल 2016 में अधिकतर समय दबाव में रहने के बाद ग्वार के बाजार ने 2017 की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ की है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाव में धीरे धीरे रिकवरी हो सकती है। ग्वारगम की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिला है। कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर ग्वारसीड का भाव 80 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 3,300 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया है। इसी तरह ग्वारगम का भाव भी 150 रुपए से ज्यादा बढ़कर 6,350 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ग्वार के बाजार के लिए ज्यादातर फंडामेंटल लंबी अवधि में बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन पिछले सालों से ज्यादा स्टॉक की वजह से भाव बढ़त को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सका है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाव में धीरे धीरे गिरावट आ सकती है।
सरकार ने शुल्क दर कोटा व्यवस्था की योजना के तहत चीनी उद्योग को 8,424 टन कच्ची चीनी अमेरिका को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की गई एक सार्वजनिक सूचना में कहा गया है, अमेरिका को 30 सितंबर 2017 तक TRQ के तहत भेजी जाने वाली कच्ची चीनी की मात्रा 8,424 टन अधिसूचित की जा चुकी है। तरजीही कोटा व्यवस्था के तहत भारत वर्ष भर में अमेरिका को 10,000 टन शुल्क मुक्त चीनी का निर्यात लाभ देता है। इसके अलावा दुनिया में चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक और विशालतम उपभोक्ता देश भारत को यूरोपीय संघ के साथ भी चीनी निर्यात के लिए तरजीही कोटा व्यवस्था दी गई है। शैक्षिक वर्ष 2017-18 से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस यानी नीट UG 8 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। ये अहम फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्य के साथ संयुक्त बैठक में लिया गया। शैक्षिक वर्ष 2017-18 से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस 8 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नीट परीक्षा प्रणाली के बारे में राज्य सरकारों से बातचीत के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। नीट UG हिंदी, अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त सचिव AK सिंघल ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्य के साथ संयुक्त बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, आज के देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक कृषि से जुड़े तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन TV और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।